हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप चीज़ों को अच्छा कर रहे होगे, पढ़ लिख रहे होगे, चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में जितने सब्जेक्ट होते हैं बारी बारी से हम उसकी क्लास चला रहे हैं। कल हमने साइंस पढ़ाया था। साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेक्नोलॉजी और सोडियम वगैरह, धातु, अकार्बनिक रसायन चल रहा था। वो 2 लेक्चर सब कंप्लीट हो गया था और पॉलिटी भी चल रही थी। पॉलिटी में 1892 का भारत परिषद अधिनियम और आर्टिकल 1 to 4 तक कवर कर दिया गया था। अब आगे जो है आर्टिकल 2, 3 जो कि देसी रियासतों के एकीकरण, राज्यों के पुनर्गठन इत्यादि से संबंधित हैं, उसका प्रैक्टिकल रूप हम लोग देखेंगे। उसका व्यवहारिक रूप कहाँ तक लागू है, कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कैसे नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिकल 2, 3 के अधीन जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं, देशी रियासतों का एकीकरण और अनेक राज्यों के एकीकरण कैसे हुए, कैसे वो भारत में सम्मिलित हुए। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे और हम लोग मोटिवेट भी होते रहें और पढ़ते भी रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते भी रहें। फ्रेंड, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, देशी रियासतों का एकीकरण। तो यह देशी रियासतों के एकीकरण से पहले हम जो पॉलिटी में पढ़ाए थे, आर्टिकल 1 to 4 हल्का सा आपके माइंड में मैं ब्रीफ करूंगा ताकि आपको पूरा खाका उसका याद हो जाए। हमने बताया था आपको कि संघ क्या होता है, संघ का निर्माण कैसे किया जाता है। संघ 2 तरीके का होता है, एक फेडरेशन होता है, एक एकीकरण होता है। फेडरेशन का निर्माण तब होता है जब कई राज्य सम्मिलित होकर के आपस में समझौता करके कोई केंद्र मजबूत सरकार बनाते हैं, तब वो फेडरेशन के तहत आता है, जैसा कि अमेरिकी सरकार का संघ। और दूसरा है भारत का एकीकरण या भारत का संघ। इसमें होता क्या है कि केंद्र जो है राज्यों का निर्माण करता है, न कि राज्य केंद्र का निर्माण करता है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, क्योंकि भारत राज्यों को खत्म कर सकता है, उनकी चाहे जब वैधता को डिलीट कर सकता है या अर्थात हटा सकता है। लेकिन राज्य अगर चाहे केंद्र को खत्म करना तो वो नहीं कर सकते, संविधान में इसका पावर नहीं दिया गया है। इसीलिए भारत हल्का सा एकीकरण भी कहा जाता है या एकीकृत संविधान भी कहा जाता है। तो अब दिक्कत इस बात की है कि पुनर्गठन कैसे हो। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारत का जो संविधान है, बिना अगर जो उसको उचित लगे किसी निबंधन या शर्त के अधीन, तो वो जिन राज्यों की स्थापना कर सकती है उसको भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है या स्थापना कर सकती है, जैसा उसको उचित लगे। तीसरा है कि भारत जो संघ है यानी केंद्र गवर्नमेंट, वो किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकती है, कई राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, कई राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम को चेंज कर सकती है। तो ये आपका आर्टिकल 3 हो गया। फोर्थ में कहा गया है कि 2 और 3 के तहत की गई कार्रवाई आर्टिकल 4 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। तो यह आर्टिकल 4 था। लेकिन अब इसका जो व्यापक रूप था, आपने तो आर्टिकल पढ़ लिया, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, वही आज इस पे हम देखेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुतायत रूप में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आज़ादी के समय हुआ क्या था फ्रेंड, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस समय बहुत ही अव्यवस्था फैल गई थी, बहुत अव्यवस्था फैल गई थी, इतनी ज़्यादा कि स्थिति अनियंत्रित थी। उसको नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के महान लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, वो एकदम जुट थे, चाहे जैसे वो भारत को एकीकृत करने के लिए तत्पर थे। अब हुआ क्या कि जो अव्यवस्था फैली थी उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उसके लिए जैसा कि आपको पता है कि 1947 का जो भारत शासन अधिनियम था, स्वतंत्रता अधिनियम था, उसमें एक भारत और एक पाकिस्तान, 2 स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र का निर्माण किया गया था। ये स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र अपने अपने क्षेत्र में थे, अर्थात इनकी विदेश नीति, घरेलू नीति अपने अधीन थी, ये चाहे जैसे कर सकते थे, स्वतंत्र थे। और रही बात देशी रियासतों की, तो जो देशी रियासत थे उनके सामने 3 विकल्प रखा गया था। पहला विकल्प ये था कि या तो वो भारत में शामिल हो, दूसरा विकल्प ये था कि या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो, और तीसरा विकल्प ये था कि या तो वो स्वतंत्र रहे। लेकिन
जो आज़ादी के समय भारत था, हमने जैसा कि बताया कि वो दो भारत था। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत में सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ये जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश प्रांत, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन था, अर्थात इसमें जो ब्रिटिश प्रशासनिक सिस्टम था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो डायरेक्ट क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी इसका शासन। और दूसरा था देसी रियासत। देसी रियासत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो राजा का था। अब राजा किसके अनुसार चलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार चलता था। तो ये एकीकरण में बाधा थे। इसीलिए जो लौह पुरुष थे, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो भारत को किसी भी कीमत पर एकजुट करना चाहते थे। तो ये जो तीन विकल्प दिए गए थे, ये पूरी तरीके से देसी रियासतों के ऊपर लागू थे। अब देसी रियासत राजा के शासन के अधीन तो था, लेकिन किससे चलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश हुकूमत जो कहती थी वो वही करता था। तो देसी रियासतों की जो संख्या थी टोटल, ये एक क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी के समय टोटल देसी रियासत या भारत में कितनी देसी रियासतें थी? तो आपको आंसर मानना है 552। इसको याद रखिएगा, 552 देसी रियासतों में 549 तो तुरंत भारत में शामिल हो गई। ठीक है। अब बची तीन देसी रियासत। एक बची हैदराबाद, दूसरा बचा जूनागढ़, तीसरा बचा कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। आप सब लोग कश्मीर की कहानी जानते हो। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आज़ादी के बाद का भारत, सर बिपिन चंद्रा की किताब का, तो वहाँ पर बहुत व्यापक रूप से रुचिकर भी है, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पोल्टी में आया है। हैदराबाद में हुआ क्या? हैदराबाद में निजाम का शासन था और निजाम भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। अब सम्मिलित होने और जब तक हैदराबाद चूँकि बड़ी रियासत थी और जब तक हैदराबाद शामिल ना होता तब तक भारत का एकीकरण संपूर्ण होता। अब हुआ क्या कि इनके लिए रखा गया कि साइन कर दें वगैरह वगैरह, विलय पत्र पे जो इंस्ट्रूमेंट पेपर होता है, इन्होंने इनकार कर दिया। अब एक ही विकल्प बचा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया कि रातों रात पुलिस भेज करके इनके पूरे स्टेट पर दबदबा कायम कर लिया, अर्थात इनको भारत में रहने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये हैदराबाद जो है, अक्सर आता है कि कौन सा स्टेट पुलिस कार्यवाही के द्वारा किया गया था भारत में शामिल, तो हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत द्वारा। जनमत तय करेगी कि वो भारत के साथ रहना चाहती है या पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। कश्मीर को आप सब जानते हैं कि कश्मीर के राजा विलय पत्र पर साइन किए थे भारत में शामिल होने के लिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये सबको पता है। तो ये जो थ्री तरीके के क्वेश्चन हैं, तीन तरीके के, आप लोग कितना याद रखिए कि यहाँ चार क्वेश्चन बने। देसी रियासतों की संख्या 552 थी। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया। चौथा क्वेश्चन है 1950 में कितने राज्य थे भारत में? तो 29 राज्य थे। तो इस हिसाब से ये आपका देसी रियासतों का एकीकरण किया गया था। इसके बाद यहीं पे मुद्दा खत्म नहीं होता। मुद्दा यहाँ पे बहुत ही भयानक था। भयानक इस वजह से था क्योंकि भारत में हर जगह पर दंगे फसाद, तरह तरह के विरोध आंदोलन हो रहे थे। आपको पता है कि जो भारत का विभाजन था वह दंगे फसाद के ही नींव पर किया गया था। लेकिन वर्तमान में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते होगे तो आकृति के आधार पर भारत का जो विभाजन है वो चार प्रकार का पढ़ते होगे। एक पूर्वोत्तर भारत, दूसरा पश्चिम भारत, तीसरा उत्तरी भारत, चौथा दक्षिणी भारत। तो ये जो चारों प्रकार का भारत था, यहाँ पर आपको पता है कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश और मद्रास जब नहीं एक था मद्रास तो वहाँ तेलुगु बोला जाता था, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तो पंजाब में पंजाबी। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में हर भाषा मिलती है आपको। तो हुआ क्या कि लोग अब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे कि हमारी जो भाषा है हम उसके आधार पर स्टेट की मांग करेंगे। तो ये भी भारत के एकीकरण में बाधा बना। अगर ये मांग ली जाती, जैसे एक स्टेट ने भाषा की मांग किया कि हमारी जो भाषा है हम उसके आधार पर स्टेट का निर्माण करेंगे, और अगर केंद्र सरकार वो मांग लेती, तो भारत में 1950 में 29 राज्य थे, 29 राज्यों की अपनी अपनी भाषा थी। तो सबसे पहले तो 29 हाथ खड़े होते, 29 स्टेट खड़े होते कि भाई हमारी भाषा है, हमको क्यों नहीं, उनको क्यों। और उस स्टेट के अधीन जनजातीय भाषा अलग, उपभाषा अलग, अलग अलग क्षेत्रों की भाषा अलग,
तो वो भी मांग उठते क्योंकि भारत के हम भी हैं। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी बाधा भाषा को लेकर की थी। तो उसी की बैकग्राउंड में एक कमेटी गठित की गई, धर आयोग। धर आयोग क्या है? ये जेबीपी समिति के पहले आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा या याद करिएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। धर आयोग क्या हुआ? इसी भाषाई आधार पर या राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के बार उसका गठन किया गया। जून 1948 का दौर था, गठन किया गया। एस के धर उसके अध्यक्ष थे। भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 दिसंबर में दी, और दिसंबर 1948 में रिपोर्ट देने के बाद इनकी जो रिपोर्ट आई उसमें इन्होंने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को इनकार कर दिया कि राज्यों का जो गठन है, पुनर्गठन है, वो भाषाई आधार पर न होकर के किसके आधार पर होगा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। अब ये क्यों किए इनकार? क्योंकि अभी हमने बताया कि भाषाई आधार पर अगर ये राज्यों का पुनर्गठन करते तो भारत कभी भी एकजुट न हो पाता, क्योंकि भारत में हजारों किस्म की भाषाएं हैं, हजारों हाथ खड़े होते, हजारों राजनेता खड़े होते, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता। तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन किया जाए राज्य का। अब जो पहले से ही आग भड़की थी, पहले से ही लंबा विरोध आंदोलन चल रहा था, दंगा फसाद हो रहे थे, उसमें इन्होंने पेट्रोल का काम कर दिया, यानी आग में घी का काम कर दिया, पहले से ही थी। तो जब ये होता देख कर के जो भारत का मंत्रिमंडल था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इत्यादि बड़े बड़े राजनेताओं का, विद्वानों का, 1948 में कांग्रेस द्वारा एक और कमेटी गठित की गई, यानी भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। ये तीन व्यक्ति शामिल थे। इनको आप लोग जरूर याद करिएगा। आप लोग को क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। इन तीनों का नाम जेबीपी समिति से रिलेटेड है। जेबीपी समिति हर बार पूछी जाती है। जेबीपी समिति का गठन कब हुआ? 1948 में हुआ। जेबीपी समिति में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। जेबीपी समिति का संबंध किससे था? राज्यों के पुनर्गठन से लेकर के था। जेबीपी समिति की रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949 में। इस पे दसियों क्वेश्चन बन जाते हैं। हम इसको पढ़ाने के बाद इस पर जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे, उसका टेंशन आप लोग ना लीजिए। तो जो अप्रैल 1949 की रिपोर्ट थी, ठीक है, अप्रैल 1949 में जो रिपोर्ट आई जेबीपी समिति की, उन्होंने भी रहे सही कसर धर आयोग की ही रिपोर्ट का समर्थन किया, अर्थात कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा पर नहीं होना चाहिए। इसे उन्होंने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अर्थात राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा पर होनी चाहिए, इसे औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया कि अगर भाषा पर हम मान लेते हैं किसी तरीके से कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा तो भारत कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। हर तरीके से भारत जो है टूट जाएगा। और अभी भारत 300 वर्षों तक गुलामी के बंधन में बंधा हुआ है और हम जीते जी यह नहीं कर सकते। तो इन्होंने भी वही समर्थन किया। अब आग और भड़क गई, आंदोलन और तेज हो गया, विद्रोह और तेज हो गया। 1953 तक जाते जाते इतनी हालत भारत की खराब हो गई ये विद्रोह और आंदोलन को लेकर के कि जो मंत्रिमंडल था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस का अदर जो मंत्रिमंडल था, मेन जो मंत्रिपरिषद था, उनको झुकना पड़ा। इतना जबरदस्त विद्रोह हो गया राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के भाषा के आधार पर को वो 1953 में झुकना पड़ा और मांगनी पड़ी। मांग क्या थी? मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र अलग करके एक नया स्टेट आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द पॉलिटी। ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का जो गठन था उसके संबंध में हर बार ये क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ। ये दो क्वेश्चन निश्चित है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनके पीछे की कहानी क्या है? हमने जैसा कि बताया कि बहुत लंबा भूख हड़ताल चला, विद्रोह हुआ। तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता का नाम पोट्टी श्री रामुलू था। इनको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी ही देन पे आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। भाषाई आधार पर अलग किया गया था तेलुगु क्षेत्र से। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। पोट्टी श्री रामुलू ये क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इतने बड़े कार्यकर्ता थे कि आंध्र प्रदेश को गठन को लेकर के इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया था। वेरी वेरी मोस्ट डेंजरस। 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल किया। 56 दिन के बाद भूख हड़ताल से इनकी डेथ हो गई। सरकार को झुकना पड़ा, मंत्रिमंडल को
भारत सरकार के मंत्रिमंडल को झुकना पड़ा और इनकी मांग को मांगना पड़ा। 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स 1953 में क्या बना, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो हम लोग क्या देखें, देशी रियासतों के एकीकरण से कितने स्टेट थे उस समय 1950 में, जैसा कि 29 स्टेट थे। धार आयोग किससे संबंधित है, जेबीपी समिति कब आई, उसका संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, आंध्र प्रदेश कब बना, कैसे कैसे जो है देशी रियासतों के सामने विकल्प रखे गए, ये हमने पूरा आपको एक लेसन में बताया। अब इसके बाद इस पे डिपेंडेंट जितने क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चंस के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा फजल आयोग, वो हम लेकर के चलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग आर्टिकल 1 to 4 तक पूरा का पूरा कवर करेंगे। अंत में चलने से पहले फ्रेंड्स एक और बात कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता रहे और हम नई नई टॉपिक को लेकर के आप लोग के सामने हाजिर होते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए a lot of thanks।